हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एमटीपी सीरीज 2 के अंदर। मैं हूं आप लोग का दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों मैं इस वक्त आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। बहुत कम दिन रह गए हमारे एग्जाम को, तो बिल्कुल आप सीरियसली होकर इसको ले रहे हैं और इसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग ये फाउंडेशन का एग्जाम क्वालिफाई करिए और इंटर में जल्दी से आइए और हमारे साथ अपनी सीए की जर्नी को आगे बढ़ाइए। बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट्स आगे आपका वेट कर रहे हैं, है ना। तो मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और दिसंबर 23 वाला एग्जाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एमटीपी सीरीज 2 को। इस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने डाले हैं वो ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, उनको हम इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। बाकी लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस इजी जैसे हैं, हो जाएंगे आराम से। कोशिश करिएगा कि आप अपने पास पहले इसका आंसर निकाल लें। जो भी ऑप्शन सामने आ रहा है अपने पास कॉपी लेकर बैठे, सही आंसर अपने पास लिख लें और उसके बाद वेरीफाई करें कि आपका आंसर सही है कि गलत है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना आउट ऑफ 100 आपके कितने क्वेश्चंस यहां पर सही निकले हैं। बिल्कुल ईमानदारी से ही काम करना है, एग्जाम बहुत नजदीक है, बिल्कुल चीटिंग नहीं चलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। 4 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, इनमें से कौन सी आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। 2 तरीके की इकोनॉमिक्स होती है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करती है फैक्ट्स के बारे में, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करती है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी। ये बेसिकली आपको जजमेंटल डिसीजंस देती है कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जबकि आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो फैक्ट्स पे चलती है, जो हो रहा है एक्चुअली में या जो हुआ है एक्चुअली में उसकी बात करती है। ठीक है, तो यहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स मतलब टैक्स का इंपैक्ट। तो टैक्स का इंपैक्ट कोई सजेशन नहीं है, कोई शुड बी या ऑट टू बी नहीं है। इफेक्ट ऑफ द टैक्स ऑन द इंसेंटिव्स टू वर्क, टैक्स का इफेक्ट क्या आता है काम पर, टैक्स का इफेक्ट क्या आता है काम पर, यह एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। फेयरनेस ऑफ द टैक्स, टैक्स फेयर होना चाहिए। जो रिच पर्सन है उस पर ज्यादा लगना चाहिए और जो पुअर पर्सन है या जो कम पैसा कमा रहा है उस पर कम लगना चाहिए। द टैक्स शुड बी फेयर। गवर्नमेंट कोई जबरदस्ती या एक्सेस टैक्स कलेक्ट ना करे, रीजनेबल टैक्स कलेक्ट करे, यह होता है फेयरनेस ऑफ टैक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये शुड बी है, ये ऑट टू बी है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपके पास सही होगी। तो इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा सी। अगला आता है, when the price of substitute of a commodity x fall, commodity x का जो सब्सटीट्यूट है, commodity x का जो सब्सटीट्यूट है उसका प्राइस गिर गया, उसका प्राइस गिर गया। तो बाबू अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस गिर जाएगा तो जो कंज्यूमर हमारे हैं वो उसके पास शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे टी का सब्सटीट्यूट है कॉफी, अगर कॉफी के प्राइसेस गिर जाएंगे तो जो लोग टी पीते हैं वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कॉफी की डिमांड बढ़ेगी और टी की डिमांड गिर जाएगी, मतलब हमारे गुड की डिमांड गिर जाएगी। तो कॉमोडिटी एक्स के सब्सटीट्यूट का प्राइस गिरा है तो हमारे ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा सर, हमारी डिमांड गिर जाएगी। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड एंड द क्वांटिटी ऑफ ओन कमोडिटी, डिमांड फॉर ओन कमोडिटी, इसका डायरेक्ट रिलेशन चलता है। अगर इसका प्राइस गिरेगा तो इसकी डिमांड गिरेगी, सब्सटीट्यूट का प्राइस गिरेगा, हमारी डिमांड गिरेगी। द करेक्ट आंसर विल बी बी, फॉल्स। द करेक्ट आंसर विल बी बी, फॉल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड, आपकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ना आए, एज इट्स प्राइस चेंजेस, प्राइस बदल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं आ रहा।
द कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा कब होता है सर? ऐसा तब होता है जब हमारा डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। जब हमारा डिमांड कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, प्राइस चेंज होता है। प्राइस ऊपर जा सकता है, प्राइस नीचे आ सकता है, प्राइस ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? यहां पर आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है सर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जीरो। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पर क्या होती है राजा बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है यहां पे जीरो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा? करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है मालिक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कंज्यूमर हु इज बिलो द पर्सनल बजट लाइन। अगर आप बजट लाइन के नीचे हो, ये रही बजट लाइन, अगर आप बजट लाइन के नीचे हो तो आप स्पेंड नहीं कर रहे हो अपनी पर्सनल इनकम, इज नॉट स्पेंडिंग ऑल द पर्सनल इनकम, is spending all the personal income, may be spending all the personal income, is in equilibrium। तो अगर आप बजट लाइन पर होते हो, अगर आप बजट लाइन पर होते हो तो आप अपनी सारी इनकम खर्च करते हो अपने प्रोडक्ट Y के ऊपर और प्रोडक्ट X के ऊपर। लेकिन अगर आप बजट लाइन के अंदर हो तो आप अपनी सारी इनकम खर्च नहीं कर रहे। तो फोर्थ का आंसर क्या बनेगा राजा बेटा? फोर्थ का आंसर बनेगा ए, आप अपनी सारी इनकम खर्च नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है मित्रों। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपका EY अगर ग्रेटर देन 1 है, तो कौन सी कॉमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो? क्या आप नेसेसिटी कंज्यूम कर रहे हो, कि आप लग्जरी कंज्यूम कर रहे हो, कि आप इंफीरियर गुड कंज्यूम कर रहे हो, कि आप नॉन रिलेटेड गुड को कंज्यूम कर रहे हो? तो बेटा जब आपकी इनकम बढ़े और आपका किसी गुड्स पे खर्चा भी बढ़े तो वो इलास्टिसिटी किसकी होती है सर? नॉर्मल गुड्स की होती है। नॉर्मल गुड्स के अंदर दो तरीके के गुड्स आते हैं, एक आता है नेसेसिटी और एक आता है लग्जरी। तो जब आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो आप किस पे खर्च कर रहे हो? लग्जरी पे। और जब आपकी 1 से कम है, जब आपकी 1 से कम है तो वो आप कहां पर हो सकते हो? नेसेसिटी पे भी हो सकते हो, है कि नहीं? बहरहाल यहां पर अगर आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है राजा बेटा, तो आप खर्चा कहां पर कर रहे होगे? आप खर्चा कर रहे होगे लग्जरी के ऊपर। आप खर्चा किसके ऊपर कर रहे होगे? लग्जरी के ऊपर खर्चा कर रहे होगे। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट फॉर द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। Substitution effect for a fall in the price of a commodity is given by substitution effect, marginal rate of substitution। substitution की बात कर रहा है। तो substitution में क्या होगा? आप मूवमेंट ऊपर की तरफ करोगे, अ मूवमेंट अप अ गिवन IC, अ मूवमेंट फ्रॉम अ हायर टू लोअर IC, अ मूवमेंट डाउन अ गिवन IC, एनी ऑफ द अबव। तो यहां पर जो आंसर दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने, वो आपके पास आंसर क्या दिया हुआ है? सी। वो आंसर क्या दिया हुआ है? सी। कि भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो अलोंग द सेम IC होता है। सब्स्टिट्यूशन अलोंग द सेम IC होता है। आप एक IC कर्व पे, आप एक IC कर्व पे ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, नेगेटिवली स्लोप होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है, राइट? तो हमेशा आपका इनडिफरेंस कर्व पे आप एक इनडिफरेंस कर्व से दूसरे डिफरेंस कर्व पे शिफ्ट नहीं होते, एक IC से आप दूसरे IC पे शिफ्ट नहीं होते, आप एक IC पे ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। ठीक है, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7th वाला, ये मुझे लगता है कि गलत क्वेश्चन है। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन इन्होंने इकोनॉमिक्स पे डाल दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे स्किप और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द MC कर्व रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट बिफोर द AVC कर्व एंड द AC कर्व। इन एडिशन द MC कर्व इंटरसेक्ट द AVC कर्व एंड AC कर्व एट देयर लोएस्ट पॉइंट
द अबव बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो बाबू कह रहा है कि एमसी कर्व एसी और एबीसी से पहले मिनिमम पे आता है, क्या ये बात सही है? हां सर, ये बात बिल्कुल सही है। ये रहा एसी कर्व, ये रहा एबीसी कर्व, और ये रहा आपका एमसी कर्व। तो आपका 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 एसी का मिनिमम पॉइंट, आपका एसी का मिनिमम पॉइंट कहां पर आ रहा है? आपका एबीसी का मिनिमम पॉइंट एन पे आ रहा है, आपके एसी का मिनिमम पॉइंट पी पे आ रहा है, और एमसी का मिनिमम पॉइंट क्यू पे आ रहा है। तो क्यू जो मिनिमम पॉइंट है एमसी का, वो एन और पी से पहले आता है, ये बात ट्रू है। इसके बाद आपका एमसी कर्व आपके एसी और एबीसी कर्व के मिनिमम पे इंटरसेक्ट करता है, ये बात भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होंगी। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा सर? ए बनेगा। वो क्या बनेगा? ए बनेगा, राइट। हमेशा ऐसे होगा कि एमसी का लोएस्ट पॉइंट एसी और एबीसी से पहले आएगा, और हमेशा ऐसा होगा कि एमसी एबीसी कर्व को और एसी कर्व को उसके मिनिमम पे इंटरसेक्ट करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एट द शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट कब आता है सर? जब हम वेरिएबल कॉस्ट नहीं कवर कर पाते, या हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कवर कर पाते हैं, हम वेरिएबल के ऊपर नहीं जा पाते, हम वेरिएबल के ऊपर नहीं जा पाते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था, मैराथन में भी मैंने आपको बताया था, शटडाउन पॉइंट में क्या है? शटडाउन पॉइंट में आपका प्राइस जो होता है वो लेस देन और इक्वल्स टू एबीसी होता है। आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्राइस है वो क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू एबीसी है। और शटडाउन पॉइंट पे आपका जो मैक्सिमम लॉस आता है वो आपके फिक्स कॉस्ट के बराबर आता है। ठीक है, तो आपके पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। आपका प्राइस एबीसी के बराबर होता है तो लेस देन इक्वल्स टू होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। टीआर इक्वल्स टू टीवीसी, अच्छा इसी स्टेटमेंट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम P के साथ Q का मल्टीप्लाई कर दें और ABC के साथ अगर हम Q का मल्टीप्लाई कर दें, P के साथ भी Q मल्टीप्लाई कर दें, ABC के साथ भी Q मल्टीप्लाई कर दें, तो P इंटू Q हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है, ABC इंटू Q हमारे पास TVC आ जाता है। तो आपका ये वाली बात भी तो सेम हो गई। आप A बोलो B बोलो, एक ही तो बात है। A बोलो B बोलो, एक ही तो बात है। अगर आपका रेवेन्यू आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है या उसके बराबर है, अगर आपका रेवेन्यू आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम या उसके बराबर है, तो यह सिचुएशन शटडाउन की होती है। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट कवर कर पा रहे होते हैं, उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो हमें धंधा चालू रखना होता है, उसको शटडाउन नहीं बोलते। शटडाउन कब करेंगे? जब हम एबीसी भी कवर ना कर पाए। तो आपका ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आपका बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। टोटल लॉसेस ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू टीएफसी, तो मैक्सिमम लॉस फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। आपका तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, हम ये बोल सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो जब आप शटडाउन पॉइंट पे होते हो, आपका प्राइस लेस देन इक्वल्स टू एबीसी होता है, या फिर आपका टोटल रेवेन्यू इज लेस देन इक्वल्स टू टीवीसी होता है, और आपका मैक्सिमम लॉस किसके बराबर होता है? फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। इसको मैंने मैराथन पे ले रखा है ढंग से। ठीक है, चलिए। इफ द मोनोपोलिस्ट इनकर द लॉसेस इन द शॉर्ट रन, अगर मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट रन में लॉसेस हो रहे हैं, तो लॉन्ग रन में क्या हो सकता है? सर लॉन्ग रन में कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग रन में कुछ भी हो सकता है। मोनोपोलिस्ट को लॉन्ग रन में कुछ भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर प्रॉफिट भी हो सकता है। बिजनेस में भी सुपर प्रॉफिट नहीं हो सकता, बिजनेस में रह सकता है, बिजनेस से निकल भी सकता है। द मोनोपोलिस्ट विल गो आउट ऑफ द बिजनेस। लॉन्ग रन में क्या होगा हमें नहीं पता। मोनोपोलिस्ट विल स्टे इन द बिजनेस, मोनोपोलिस्ट विल बी इन द ब्रेक इवन, एनी ऑफ द अबव। तो लॉन्ग रन में कुछ भी हो सकता है ना। शॉर्ट रन में आपके पास लॉस भी आ सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ सकता है, आपके पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी आ सकता है। लॉन्ग रन के अंदर हो सकता है आप बिजनेस छोड़ दो, हो सकता है आप बिजनेस में बने रहो, हो सकता है आप ब्रेक इवन में हो। लॉन्ग रन में कुछ भी पॉसिबल है, एनी ऑफ द अबव। अगला पॉइंट आता है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगेन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर से मोनोपोलिस्टिक पे पहुंच गया।
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वी हैव फ्यू फर्म्स सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्टिक में फ्यू फर्म्स नहीं होती, मेनी फर्म्स सेलिंग द होमोजीनियस, वो तो परफेक्ट में होता है। फ्यू फर्म सेलिंग द होमोजीनियस, फ्यू फर्म होती नहीं है मोनोपोलिस्टिक में। मैनी फर्म्स सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये आपके पास करेक्ट फीचर निकल कर आता है मोनोपोलिस्टिक का। तो मोनोपोलिस्टिक के पास मैनी फर्म्स होती है सेलिंग द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन आता है, इन बोथ द चैम्बरलिन एंड द किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल द ओलिगोपोलिस्टिस रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, डू नॉट कॉल्यूड, टेंड टू कीप द प्राइसेस कांस्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। सोच के बताइए ओलिगोपोली के अंदर ऐसा क्या होता है? ओलिगोपोली के अंदर ऐसा क्या होता है? रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। सामने वाला व्यक्ति प्राइस घटाएगा, हम भी प्राइस घटा देंगे। सामने वाला व्यक्ति अगर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आएगा, कोई नया इनोवेशन लेकर आएगा, तो हम भी लाने की कोशिश करेंगे। तो सर ये चलता रहता है, राइट। डू नॉट कॉल्यूड, आपस में कॉल्यूड नहीं करते और प्राइसेस को कांस्टेंट रखते हैं। सामने वाले का प्राइस 100 रुपए तो हमारा भी 100 रुपए होगा, सामने वाले का प्राइस 100 रुपए तो हमारा भी प्राइस 100 रुपए होगा। जैसे पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी अगर 20 रुपए की आती है तो कोका कोला भी 20 रुपए की आती है। हर प्राइस सेगमेंट पे आपके पास सेम तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सेम प्राइस पॉइंट पे। तो यहां पर ओलिगोपोलिस के लिए ये ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु गेव द थ्योरी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां पर होता है? सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है मोनोपोली में। और ये किसने दिया था? मार्शल ने दिया था, पीगो ने दिया था, कॉर्नेट ने दिया था, सिमोन ने दिया था। सर जी ये पीगो स्वीजी ने दिया था। किसने दिया था? पीगो ने दिया था, राइट। ठीक है, पीगो ने दिया था। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ गुड हैज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहा है। आपका ईडी ग्रेटर देन 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर क्या इसको हम प्राइस इन इलास्टिक बोलेंगे? नहीं। क्या इसको हम प्राइस इलास्टिक बोलेंगे? क्या हम इसे यूनिट इलास्टिक बोलेंगे कि प्राइस न्यूट्रल बोलेंगे? सर जब ईडी ग्रेटर देन 1 होती है तो हम इसे प्राइस इलास्टिक बोल के चलते हैं। इट इज व्हाट? इट इज अ प्राइस इलास्टिक। अगर आपका इन इलास्टिक की बात होती तो फिर क्या होता? इन इलास्टिक की बात होती तो क्या होता? आपका लेस देन 1 होता, 0 से 1। और यूनिट प्राइस इलास्टिक का मतलब 1। ठीक है, चलिए। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स। इनकम इलास्टिसिटी क्या मेजर करती है? सर इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम। तो बेसिकली रिस्पॉन्स चेक करती है क्वांटिटी डिमांड का जब इनकम चेंज हो। इनकम इलास्टिसिटी रिस्पॉन्स चेक करती है क्वांटिटी डिमांड का जब आपकी इनकम चेंज हो। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन इनकम, ये करेक्ट ऑप्शन है। रीड करना चाहते हैं तो बाकी भी रीड कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड टू द चेंज इन प्राइस, इसे तो प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, इसे आप प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड, ये तो सप्लाई की बात कर रहा है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड, ये तो सप्लाई की बात कर रहा है। तो सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर रहे हैं। और कौन सी इलास्टिसिटी? इनकम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द सप्लाई? इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सप्लाई को इन्फ्लुएंस ना करे? प्रोडक्शन कॉस्ट। सर प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा होगी। तो ये इन्फ्लुएंस करता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है और सप्लाई बढ़ जाती है। तो आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। प्राइजेस ऑफ इनपुट्स, रॉ मटेरियल, लेबर, इनके प्राइजेस प्रोडक्शन कॉस्ट को इंपैक्ट करते हैं, जिससे प्रॉफिट इंपैक्ट होता है और सप्लाई भी इंपैक्ट होती है। कंज्यूमर की प्रेफरेंस, ये सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं करती। कंज्यूमर की प्रेफरेंस डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। तो डी जो है वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेगा, सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं मित्रों। देखो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, रीजन बीइंग एग्जाम सर पे खड़े हैं, मैं इसलिए जल्दी जल्दी इसको समझा रहा हूं और आगे बढ़ता जा रहा हूं। आप अगर चाहते हो कि मैं नाच के दिखाऊं
तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपका पर्पस है कि मैं गाना गा के दिखाऊं, कोई फायदा नहीं है। मैं चुटकुला सुनाऊं, कोई फायदा नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तुम्हारा टाइम इस समय बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसलिए मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, क्विक बात कर रहा हूं और चीजों को आगे लेके चल रहा हूं। ठीक है मालिक, चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इन द मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, रिसोर्स एलोकेशन इज प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, रिसोर्स एलोकेशन कौन डिसाइड करेगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर किसके बेसिस पे डिसाइड करेगा? सर किस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहां पर रिसोर्सेस लगाई जाएंगी ताकि डिमांड को फुलफिल किया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। जहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, वहीं पे ज्यादा प्राइस मिलेगा, वहीं पे प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। तो जो मार्केट इकोनॉमी में होता है, वहां पे प्रोड्यूसर डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेंट्रल प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट, मार्केट इकोनॉमी है, गवर्नमेंट क्या करेगी? कंज्यूमर की डिमांड एंड सप्लाई, यस कंज्यूमर की डिमांड एंड सप्लाई। डिसीजन ऑफ फ्यू लार्ज कॉर्पोरेशन नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स नहीं, डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट फोर्सेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ड्यूरिंग द रिसेशन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस, जब रिसेशन आता है, मंदी आती है, तो इकोनॉमी क्या फेस करती है? सर इकोनॉमी फेस करती है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कम हो गई हैं, मतलब जीडीपी वगैरह कम हो चुका है, नेशनल इनकम वगैरह कम हो चुकी है ना, लोगों की जो डिमांड है वो कम हो चुकी है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का रेट कम हो रहा है। तो जब मंदी आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो गिर जाती है। डिक्रीज इन द प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्लाइन इन द एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्रीज्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो सर आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, आपका जीडीपी कम हो जाएगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो जाएगा। जब रिसेशन आएगा तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following policy measure is typically used by the central bank to manage the business cycle? पॉलिसी मेजर सेंट्रल बैंक, आरबीआई कौन सी पॉलिसीज बनाती है? सर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है? आरबीआई बनाती है। Which of the following is the lagging economic indicator? इसमें से lagging economic indicator क्या है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, न्यू हाउसिंग स्टार्ट। तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर आपने मेरा मैराथन देखा है तो उस पे ये एमसीक्यू मैंने डाल रखा था, उस पे ये एमसीक्यू मैंने डाल रखा था, तब तक एमटीपी 2 नहीं आया था जब मैंने वो प्रिपेयर करा था, राइट। तो देख रहे हो कि जो सोच हमारी होती है वैसी ही लगभग सोच आईसीआई की भी होती है। तो हम भी पोटेंशियल क्वेश्चन ही अपने मैराथन में लेकर आए हैं और एमटीपी पे, आरटीपी पे भी आपको पोटेंशियल क्वेश्चन ही दिखते हैं। क्लियर? तो अच्छे से कर लेना मैराथन, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैराथन को अच्छे से कर लेना। काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, लास्ट डे ऑफ द रिवीजन में बहुत हेल्प होने वाली है आपके। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है ना बेटा, वो आपका क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो जो होता है आपका, वो क्या होता है? ये आपका लैगिंग इंडिकेटर होता है। मतलब ये आपको बाद में पता चलता है कि पीछे क्या हुआ था। जब बेरोजगारी बढ़ती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कब निकाला? बाद में निकलता है, तब पता चलता है कि यार पीछे क्या हुआ है, मंदी आई थी। लैगिंग इंडिकेटर इज व्हाट? कि सर ये ट्रेंड बताता है बाद में, ये आफ्टर इफेक्ट्स है, आफ्टर इफेक्ट्स है। ठीक है, चलिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड इज -3. ED, price elasticity of demand is -3. It shows that when the price falls by 1%, demand will rise by 3%. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ED अगर 3 है तो प्राइस में अगर एक चेंज आएगा तो डिमांड में 3 का चेंज आएगा। प्राइस अगर 1 से फॉल करेगा तो डिमांड 3 से राइज करेगी। When the price rise by 1%, demand falls by 3%. ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ईदर ए और बी, नीदर ए और बी। तो आपका आंसर होगा सी, आपका आंसर होगा सी, ईदर ए और बी। क्यों 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 ईदर ए और बी? क्यों? क्योंकि सर अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। दोनों सिचुएशन हो सकती है ना, प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस गिर भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द डिमांड फॉर द मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट, डिमांड फॉर अ मील्स एट अ मीडियम प्राइस रेस्टोरेंट इज इलास्टिक, डिमांड इलास्टिक है मतलब ग्रेटर देन 1 है। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग रेजिंग द प्राइसेस इट कैन एक्सपेक्ट रिलेटिवली, तो अगर प्राइस 1% से बढ़ेगा, अगर प्राइस 1% से बढ़ेगा तो डिमांड आपकी मोर देन 1% से फॉल होगी। अगर प्राइस 1% से बढ़ेगा तो आपकी डिमांड मोर देन 1% से फॉल होगी, क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, इलास्टिक हो आप, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेटली लार्ज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, ये करेक्ट आंसर बनेगा। नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, प्रोपोर्शनेटली स्मॉल फॉल नहीं, इन्फिनाइट चेंज नहीं। इन्फिनाइट क्यों नहीं? क्योंकि इलास्टिसिटी इन्फिनाइट थोड़ा ना है, इलास्टिसिटी कैसी है? परफेक्ट इलास्टिक है, सॉरी इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक नहीं है, इलास्टिक है, ग्रेटर देन 1 है। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि प्राइस अगर 1% से चेंज होगा तो डिमांड में मोर देन 1% का इंपैक्ट आएगा। डिसप्रपोर्शन, प्राइस अगर 1% से चेंज होगा तो डिमांड में मोर देन 1% का इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। Which of the following is not a reason for the operation of increasing returns to a factor? इसमें से कौन सा रीजन नहीं है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर रीजन है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये आपका फैक्टर है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, ये फैक्टर है, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर इज नॉट अ रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ रिटर्न। यहां पे फिक्स फैक्टर की कोई लिमिटेशन नहीं है, फिक्स फैक्टर तो अनयूटिलाइज पड़े होते हैं तभी तो इंक्रीजिंग रिटर्न आता है। फिक्स फैक्टर अनयूटिलाइज पड़े होते हैं तभी तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ाने से आउटपुट बढ़ती है। तो लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर इज नॉट अ रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न टू इट। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है सर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जहां पर टीपी अपना रेट ऑफ इंक्रीज बदलता है। पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से चलता है, फिर टीपी इंक्रीज तो करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। पहले टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर टीपी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से। ये जो रेट ऑफ इंक्रीज का चेंज आया है, ये जो रेट ऑफ इंक्रीज का चेंज आया है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब आता है? जब आपका एमपी मैक्सिमम होता है, स्टेज 1 में आता है। स्टेज 1 में आता है जब आपका एमपी क्या होता है राजा बेटा? मैक्सिमम होता है। यहां पे सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला पॉइंट पे लेते हैं। कॉस्ट फंक्शन इज अ डैश कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, फंक्शनल कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, टेक्निकल कॉन्सेप्ट। सर फंक्शन की बात हो रही है, तो अगर कोई चीज फंक्शन है तो मतलब कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। वहां पे इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल नहीं, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। कॉस्ट फंक्शन इज व्हाट? कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहां पे फंक्शनल कॉन्सेप्ट है ये। डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म अंडर अ मोनोपोली, मोनोपोली में क्या होता है? जो उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वही डिमांड कर्व होता है, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वही डिमांड कर्व होता है। इसका एमआर यहां पर आता है, एमआर यहां पर आता है, तो आपका डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा ए। इनडिटर्मिनेंट नहीं होता, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व अंडर ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का डिमांड कर्व डिटरमिन नहीं हो सकता, इनडिटर्मिनेंट होता है। हाउएवर किंग्ड शेप होता है, के शेप का बनता है, लेकिन जनरली आपके ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? इनडिटर्मिनेंट। लेस इलास्टिक नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, हाईली इलास्टिक नहीं होता, वो इनडिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। चलिए, इन अ कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में एक्सेस डिमांड कब आएगी? कमोडिटी मार्केट में एक्सेस डिमांड कब आएगी? एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? ये आपका डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ठीक है। नीचे वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और एक्सेस डिमांड हमेशा नीचे वाले प्राइस पे आती है, एक्सेस डिमांड हमेशा नीचे वाले प्राइस पे आती है। तो जब आपका प्राइस P1 होगा तो एक्सेस डिमांड होगी। P1 क्योंकि नीचे वाला प्राइस है, यहां पे सप्लाई कम होगी, यहां पे डिमांड ज्यादा होगी। तो जब इक्विलिब्रियम प्राइस से, जब इक्विलिब्रियम प्राइस से मार्केट प्राइस कम हो
जब इक्विलिब्रियम प्राइस से मार्केट प्राइस कम हो तो आपको एक्सेस डिमांड मिलेगी। इस प्राइस पे आपकी जो सप्लाई है वो इतनी है लेकिन डिमांड इतनी है, तो डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो जब आपका मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो, जहां पर इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर कम प्राइस होगा तो आपके पास क्या निकल कर आएगी? एक्सेस डिमांड। तो मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस? नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्केट प्राइस। अब ये आंसर क्यों नहीं होगा? इक्विलिब्रियम प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो यहां पर तो एक्सेस डिमांड भी आ सकती है, यहां पर तो एक्सेस सप्लाई भी आ सकती है। जब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट प्राइस मैच नहीं करेगा तो एक्सेस डिमांड भी हो सकती है और एक्सेस सप्लाई भी हो सकती है। यहां पे क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली एक्सेस डिमांड की बात कर रहा है, तो एक्सेस डिमांड आपके पास कब आएगी? जब मार्केट का प्राइस उससे कम होगा, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू बिग सेलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यू बिग सेलर। फ्यू सेलर कहां पर होते हैं? सर फ्यू सेलर जो होते हैं वो ओलिगोपोली में होते हैं, परफेक्ट में ज्यादा सेलर होते हैं, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा सेलर होते हैं, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं। द कॉस्ट कर्व विच इज इनवर्सली एस शेप। तो सर इनवर्सली एस शेप क्या हुई? इनवर्सली एस शेप ये हुई, ओहो, ये हुई इनवर्सली एस शेप। तो आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इनवर्सली एस शेप होता है, ये आपका टीएफसी हो गया, और यहां पर आपका जो टीसी कर्व होता है वो भी आपका इनवर्सली एस शेप होता है। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व नहीं, फिक्स कॉस्ट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट कर्व। आपका जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो इनवर्सली एस शेप होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, Which of the following is a not example of coincident indicator? तीन तरीके के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग, लैगिंग, कोइंसिडेंट। लीडिंग क्या होते हैं? जो पहले से बता दे कि क्या ट्रेंड आने वाला है। कोइंसिडेंट जो बताते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। लैगिंग पास्ट की बात करता है कि पहले क्या ट्रेंड रहा, हिस्ट्री की बात करता है। लैगिंग पास्ट की बात करता है, लीडिंग फ्यूचर की बात करता है, और कोइंसिडेंट मतलब करंट की बात करता है। तो सर इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कोइंसिडेंट का? इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल। सर ये तीनों हैं, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल, ये तीनों आपके कोइंसिडेंट इंडिकेटर हैं। जबकि न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आपका लीडिंग इंडिकेटर है। सेम क्वेश्चन, मतलब सिमिलर क्वेश्चन, सेम तो नहीं कहूंगा, सिमिलर क्वेश्चन मैंने मैराथन में भी डाला हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन मैंने मैराथन में भी डाला हुआ है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी अगर आप खरीद रहे हो, मतलब न्यू प्लांट एंड मशीनरी की सेल ज्यादा हो रही है, तो यह बता रहा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है इकोनॉमी में। अगर प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा बिक रही है, इसका मतलब आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है मार्केट में, और प्रोडक्शन एक्टिविटी अगर बढ़ रही है मार्केट में, मतलब कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तभी तो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि मार्केट एक्सपेंशन की तरफ जा रही है, राइट? तो न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड मशीनरी ये लीडिंग इंडिकेटर है, बाकी तीनों आपके कोइंसिडेंट इंडिकेटर हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था क्या नहीं है, तो डी इज द लीडिंग इंडिकेटर, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, द कॉस्ट विच इज नेवर जीरो इवन व्हेन द प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, यानी कि फिक्स कॉस्ट की बात चल रहा है, यानी कि फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपको इनकर करनी ही पड़ती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप टर्नओवर करो चाहे ना करो, ठीक है? तो फिक्स कॉस्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो ऑप्शन में नहीं है। फिक्स कॉस्ट को ऑल्टरनेटिवली पता है हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट को ऑल्टरनेटिवली हम लोग सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट को ऑल्टरनेटिवली हम लोग कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सप्लीमेंट्री कॉस्ट। अगला क्वेश्चन आता है, डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही है, आपका जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसका डिमांड कर्व परफेक्टली स्ट्रेट लाइन होती है। अब वो कह रहा है कि ये क्यों होती है? इट हैपेंस बिकॉज सेलिंग कॉस्ट आर जीरो? नहीं,
देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं, फर्म इज द प्राइस टेकर। फर्म क्या करती है, फर्म प्राइस उठाती है इंडस्ट्री का, ये फर्म है, ये फर्म है और ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई, इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई जो प्राइस फिक्स करती है वही प्राइस फर्म क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। फर्म इज द प्राइस टेकर, इसीलिए जो प्राइस इंडस्ट्री ने सेट किया है वो फर्म एक्सेप्ट करती है। और सर ये जो डिमांड कर्व होता है, ये जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, ये जो प्राइस होता है, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है, परफेक्ट कंपटीशन में सब एक ही होता है। तो आपके पास सही आंसर होगा सी। विच ऑफ दीज कंट्री इज अ प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी। बेटा एक बात याद रखना, इस दुनिया के अंदर प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी कोई भी नहीं है, प्योर सोशलिस्ट कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। मॉड्यूल में गिवन है ये बात, मॉड्यूल में गिवन है ये बात, जहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी बताया गया है वहीं पर देखना नीचे इंस्टीट्यूट ने नोट डाला हुआ है, और वहां पर इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है कि कोई भी इकोनॉमी इंडिया के अंदर, सॉरी वर्ल्ड के अंदर कोई भी इकोनॉमी ऐसी नहीं है जो प्योर सोशलिस्ट हो। तो यहां पे प्योरली सोशलिस्ट पूछा गया है, तो ना तो यूएसएसआर, ना तो चाइना, ना तो वियतनाम, ये तीनों सोशलिस्ट है, ये तीनों सोशलिस्ट हैं, लेकिन प्योर सोशलिस्ट नहीं है। सब चीज गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राइवेटाइजेशन है। अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, ट्रेड साइकिल क्या है? हॉट्रे के हिसाब से ट्रेड साइकिल क्या है? सर हॉट्रे के हिसाब से ट्रेड साइकिल है आपका मॉनेटरी फिनोमेना। हॉट्रे भाई साहब कहते हैं कि जो ट्रेड साइकिल होती है ना, वो एक मॉनेटरी फिनोमेना है, ना तो ये अनप्लान्ड फिनोमेना है, ना तो ये फिस्कल फिनोमेना है। इट इज व्हाट? इट इज अ मॉनेटरी फिनोमेना। डायनेमिक फेयर चार्ज होता है, डायनेमिक मतलब चेंज। अगर आप पहले टिकट बुक कराओगे तो प्राइस कम पड़ेगा, जैसे जैसे जर्नी की डेट पास आती जाएगी उसके पास अगर आके टिकट बुक कराओगे तो महंगी पड़ेगी। मतलब जितनी लेट टिकट बुक कराओगे उतनी महंगी, जितनी जल्दी कराओगे उतनी सस्ती। डायनेमिक फेयर चार्ज कर रही है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे क्या है? मोनोपोली। मोनोपोली अगर डायनेमिक रेट चार्ज कर रही है, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग रेट चार्ज कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ये कैसी मोनोपोली है? डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। यहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो पहले आएगा उसको टिकट सस्ती पड़ेगी, जो लेट टिकट कराएगा उसको टिकट महंगी पड़ेगी। द इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, अपनी कैपिटल पे जब इंटरेस्ट देते हो, क्या ये इंप्लिसिट कॉस्ट है, क्या ये फ्यूचर कॉस्ट है, क्या ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है? नन ऑफ द अबव। सर खुद को कोई इंटरेस्ट नहीं दे सकता, ये नोशनल खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ इंप्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, द फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। फर्म और इंडस्ट्री कहां पर सेम है? मोनोपोली में। मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री एक ही है, एक ही फर्म से इंडस्ट्री बनी है, एक ही फर्म से इंडस्ट्री बनी है। तो आपका मोनोपोली के अंदर फर्म और इंडस्ट्री दोनों एक ही होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सर बेनिफिट फॉरगॉन फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बेनिफिट फॉरगॉन फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ये तो संक होती है, ठीक है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, सॉरी कमिटेड होती है। अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड कमिटेड होती है, कमिटेड कॉस्ट होती है। द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट बिफोर वी मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू इन द फ्यूचर, ये संक कॉस्ट होती है, ये संक कॉस्ट होती है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। ये कौन सी कॉस्ट थी? ये कमिटेड कॉस्ट थी। ये कौन सी कॉस्ट थी? कमिटेड थी। मैराथन देखा था, मैराथन में डाला हुआ था मैंने ये वाला पॉइंट। द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट, जो पहले हो चुकी है, ये संक होती है। दैट विच वी फॉरगो और गिव अप व्हेन वी मेक द चॉइस और डिसीजन, तो जो आप फॉरगो कर देते हो, गिव अप कर देते हो, बेनिफिट फॉरगॉन फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जब चॉइस करते वक्त आप कुछ फॉरगो कर दो तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो राइट आंसर आपके लिए यहां पर क्या बनेगा? सी बनेगा। चलिए अगला आता है असर्शन एन आइसो कॉस्ट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आइसो कॉस्ट लाइन एक बजट लाइन की तरह होती है और ये भी स्ट्रेट होती है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच करती है। रीजन, ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? ये स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? द मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू इनपुट्स इज कांस्टेंट। तो जो प्राइस, इनपुट का जो प्राइस है, जैसे लेबर और मटेरियल, तो लेबर और मटेरियल का प्राइस सेम है,
ये चेंज नहीं होगा। दो गुड्स होते हैं ना, बजट लाइन में भी तो दो गुड्स होते हैं, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, ये कांस्टेंट माना जाता है। वैसे ही आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर इनपुट्स की कॉस्ट होती है और दो इनपुट्स की कॉस्ट क्या मानी जाती है, कांस्टेंट मानी जाती है। तो ये रीजन भी ट्रू है, मतलब आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट और आर करेक्ट आंसर है एसर्शन का, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपके पास बनेगा बी। अगला क्वेश्चन आता है, इफ इंक्रीजिंग द एयर फेयर इंक्रीजेस द रेवेन्यू, अगर एयर फेयर बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ रहा है और एयर फेयर घटाने से आपका रेवेन्यू गिर रहा है, देन द डिमांड फॉर एयर ट्रेवल हैज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ, मतलब डायरेक्ट रिलेशन चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में अगर रेवेन्यू आ जाए ना तो आप रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर भी समझ सकते हो। हमारा खर्चा सामने वाले का रेवेन्यू होता है। अगर हम एयर टिकट खरीद रहे हैं, अगर हम एयर टिकट खरीद रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंडिचर है, और एयर कंपनी का, एयरक्राफ्ट कंपनी का, एयरलाइन कंपनी का ये रेवेन्यू है। तो कंज्यूमर का खर्चा कंपनी की इनकम होती है, कंपनी का रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर एक ही बात है। अब अगर प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस के घटने से अगर एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो यहां पर डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन के केस में आपकी इलास्टिसिटी जो होती है वो कैसी होती है, आपकी इलास्टिसिटी 0 to 1 के बीच की होती है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा, बी। आपके पास करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा, बी। आपकी इलास्टिसिटी 0 से तो ज्यादा होती है लेकिन 1 से कम होती है, मतलब कि इन इलास्टिक होती है। हम ये बोल सकते हैं कि जब प्राइस का और एक्सपेंडिचर का रिलेशन डायरेक्ट है तो यहां पर आपके पास कैसी डिमांड आती है, इन इलास्टिक आती है। अगर इनवर्स रिलेशन होता, प्राइस ऊपर जाता और एक्सपेंडिचर गिर जाता, ठीक है, प्राइस नीचे आता और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता, अगर इनवर्स रिलेशन होता तो आपके पास इलास्टिक डिमांड होती। और अगर आपके प्राइस के चेंज होने पे प्राइस ऊपर जाए या नीचे आए, इसका टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज ना आए, तो इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। इट इज इक्वल टू 1। यहां पे इट विल बी मोर देन 1, यहां पे इट विल बी लेस देन 1। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। डैश इज कंसर्न्ड विद वेलफेयर प्रोपोजिशन, वेलफेयर मतलब अच्छाई, नॉर्मेटिव, पॉजिटिव, बोथ ए और बी और नन ऑफ द अबव। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव वेलफेयर की बात करता है। कैसे, क्योंकि ये शुड बी की बातें करता है कि ऐसा होना चाहिए, और शुड बी का मतलब हमेशा क्या होगा, वेलफेयर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा वेलफेयर की बात करती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक तो फैक्ट की बात करती है। अब फैक्ट में वेलफेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फैक्ट के अंदर वेलफेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है, ये फैक्ट है, और इसमें कोई वेलफेयर थोड़ना है। बहुत ज्यादा किडनैपिंग हो रही है इंडिया में, फैक्ट है, वेलफेयर कहां है। नॉर्मेटिव हमेशा शुड बी की बात करता है, मतलब अच्छी अच्छी बातें करता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जो होना चाहिए वो क्या होता है, अच्छी चीज तो होनी चाहिए। हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि बुरी चीज होनी चाहिए, हमेशा अच्छी चीज ही होनी चाहिए, इसके बारे में तो बात करते हैं। तो ये आपकी किसकी बात कर रहा है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपके पास, इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वाज रिफ्लेक्टेड बाय हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मतलब लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग तो फ्यूचर बता देता है, तो ये आपके पास क्या आएगा, लैगिंग इंडिकेटर। कलेक्टिवली पीक एंड ट्रफ, पीक एंड ट्रफ टुगेदर, पीक और ट्रफ को क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ये हमने मैराथन्स में भी ले रखे हैं। इन ओलिगोपोली द फर्म में कॉल्यूड इन ऑर्डर टू, ओलिगोपोली में फर्म क्यों कॉल्यूड करती है, ओलिगोपोली में फर्म क्यों कॉल्यूड करती है राजा बेटा, इंक्रीज करने के लिए कंपटीशन, प्रिजनर डिलेमा फॉर द बायर, टू रेज द प्राइसेस ऑफ द गुड दे ऑफर। तो कॉल्यूड करती है टू रेज द प्राइसेस ऑफ द गुड दे ऑफर।
क्यों कॉल्यूट करती है सर? कॉल्यूट करती है टू रेज द प्राइस फॉर द गुड दे ऑफर. दिस इज द करेक्ट आंसर. सक्सेसफुल बिजनेस फर्म स्पेंड कंसीडरेबल टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स इन एनालाइजिंग द डैश फॉर देयर डिमांड. तो सर जो बिजनेस हाउसेस हैं किस चीज को एनालाइज करते हैं? सप्लाई को, प्राइस को, डिमांड को. सर जी डिमांड को. जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं वो किसको डिमांड करते हैं? सर वो किसको एनालाइज करते हैं? वो लोग एनालाइज करके चलते हैं आपके डिमांड को. बाय वे ऑफ एन ऑप्टिमल चॉइस. ऑप्टिमल मतलब बेहतर. अ कंज्यूमर टेंड्स टू सेव द मनी, परचेज द लार्ज क्वांटिटी, नन ऑफ द अबव, मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन. सर जी मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर हमेशा रेशनली बिहेव करता है, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को पिक करता है, मतलब ऑप्टिमल चॉइस करता है. ऑप्टिमल चॉइस का मतलब क्या हो गया? बेस्ट ऑल्टरनेटिव. बेस्ट ऑल्टरनेटिव. बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैसे मिलता है? रेशनल चॉइस से. तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है कि सर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो ऑप्टिमल चॉइस विल लीड टू अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. द इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज डैश एज डिजायर, नीड, चॉइस और प्रेफरेंस. सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग, ए और बी, नन ऑफ दीज. इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड. इकोनॉमी में जो डिमांड होता है, इकोनॉमिक्स में जो डिमांड होती है वो क्या होती है? इकोनॉमिक्स में जो डिमांड होती है क्या वो डिजायर के बराबर होती है, वांट के बराबर होती है? नहीं. इकोनॉमी की जो डिमांड होती है, इकोनॉमिक्स की जो डिमांड होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम डिजायर, नीड और चॉइस. क्योंकि यहां पे डिमांड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? सर आपके पास डिजायर होनी चाहिए, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, आपके पास विलिंगनेस टू स्पेंड होनी चाहिए. जब ये तीन चीजें होंगी तभी माना जाएगा कि वो डिमांड है. तो सर नॉट द सेम थिंग विल बी द करेक्ट आंसर. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन आता है. द डिमांड फॉर अ लेबर इन रिस्पॉन्स टू द वेज रेट. द डिमांड फॉर द लेबर इन रिस्पॉन्स टू द वेज रेट इज डैश, वेयर एज द डिमांड फॉर द सेम लेबर इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. लेबर की डिमांड वेज रेट की वजह से, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. लेबर की डिमांड इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. जहां पर आपका लेबर एंटर करता है एज अ इनपुट, जहां पर लेबर आपका एंटर करता है एज अ इनपुट, ये आपस में क्या है? सर लेबर की डिमांड उसके प्राइस पे ये डायरेक्ट है, लेबर की डिमांड उसके प्राइस पे ये डायरेक्ट है. तो भैया यहां पे तो डायरेक्ट आने वाला है. इट इज अ डायरेक्ट डिमांड. वेयर एज डिमांड फॉर द सेम लेबर इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, दूसरे फैक्टर की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ रही है. तो क्या होगा सर? ये डिराइव्ड डिमांड होगी. तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी. आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी. ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? बी. भाई लेबर की डिमांड और उसके वेजेस आपस में क्या है? ये आपस में क्या है? डायरेक्टली लिंक्ड है ना. वेज रेट बढ़ेगा, लेबर की डिमांड गिरेगी, वेज रेट गिरेगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी. तो सर ये आपस में क्या है? डायरेक्टली लिंक्ड है. इट इज अ डायरेक्ट डिमांड. जबकि दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की वजह से लेबर की डिमांड बढ़ रही है. तो बाबू ये क्या है? डिराइव्ड. अब अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड गिरेगी तो लेबर की जरूरत कम पड़ेगी. मतलब लेबर अपनी डिमांड डिराइव कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की वजह से. ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिकने लगेंगे, लेबर की डिमांड ज्यादा होगी क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होगा. तो इट विल बी अ डिराइव्ड. करेक्ट आंसर विल बी बी. असर्शन आती है. In the short run, a producer operates in only second stage of law of diminishing returns, where the average variable product of the factor is declining. तो सही है सर. आपका जो प्रोड्यूसर होता है वो स्टेज 2 पे ऑपरेट करता है, स्टेज 1 पे ऑपरेट नहीं करता, स्टेज 3 पे ऑपरेट नहीं करता, स्टेज 2 पे ऑपरेट करता है, जहां पर टीपी मैक्सिमम होती है, एपी फॉल कर रही होती है और एमपी 0 पे होती है. ये असर्शन तो ट्रू है. In stage 1 and stage 3,
द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स्ड एंड द वेरिएबल फैक्टर रिस्पेक्टिवली आर नेगेटिव। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। यहां पे स्टेज 1 नहीं लिखा होना चाहिए था, स्टेज 3 लिखा होना चाहिए था। स्टेज 3 में आपका एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। स्टेज 3 में आपका एमपी नेगेटिव होता है, मतलब जब आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ाओगे तो एमपी नेगेटिव हो जाएगा, टीपी फॉल हो जाएगा। तो स्टेज 3 में क्यों ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि एमपी नेगेटिव हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। हम 3 में क्यों ऑपरेट नहीं कर रहे, हम 3 में इसलिए ऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि एमपी नेगेटिव है। हम 1 में क्यों ऑपरेट नहीं कर रहे, हम 1 में क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा। हम 1 पे क्यों ऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे एमपी राइज कर रहा है, क्योंकि वहां पे एमपी राइज कर रहा है। तो यहां पे स्टेज 1 नहीं लिखा होना चाहिए था, यहां पे केवल स्टेज 3 होना चाहिए था। स्टेज 1 में एमपी नेगेटिव नहीं होती, स्टेज 1 में एमपी नहीं नेगेटिव होती। तो इसके हिसाब से देखें तो आपका सी आंसर भी बन सकता है। अगर मैं स्टेज 1 और स्टेज 3 दोनों को कंसीडर करूं, स्टेज 1 में एमपी नेगेटिव नहीं होती, स्टेज 1 में एमपी नेगेटिव नहीं होती, स्टेज 3 में नेगेटिव होती है। तो आपका एसर्शन जो हो जाएगी फिर वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है मालिक। अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गुड्स हैव इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब कि सर वहां पर इलास्टिसिटी 0 से 1 के बीच में होगी। सॉल्ट और स्मार्टफोन, सॉल्ट तो ठीक है, स्मार्टफोन की इलास्टिक होती है। स्कूल यूनिफॉर्म ये ठीक है, ब्रांडेड गॉगल्स की इलास्टिक होती है, स्मार्टफोन की भी इलास्टिक होती है। सॉल्ट, स्कूल यूनिफॉर्म और मेडिसिन ये तीनों आपकी नेसेसिटी है। यहां पे इट विल बी 0 to 1, 0 to less than 1, it will be more than 0 but it will be less than 1, 0 से ज्यादा होगी, less than 1। C will be the correct answer। यहां पे C will be the correct answer, right? चलिए, if the price of the commodity raised by 12% and its ED is 0.63%, मतलब आपका ED less than 1 है, the expenditure made on the commodity by the consumer will be। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्राइस बढ़ने से आपका एक्सपेंडिचर बढ़े, आपका प्राइस घटने से आपका एक्सपेंडिचर घटे, तो यहां पर क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी। यहां पर इन इलास्टिक डिमांड होगी, मतलब अगर 0.63 है तो इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है। अगर ये इन इलास्टिक डिमांड है और प्राइस बड़ा है, प्राइस आपका बड़ा है, तो एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। अगर आपका प्राइस बड़ा है तो आपका एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, 52 का बी। आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, 52 का बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक। कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक इफ एंड ओनली इफ बिटवीन टू बंडल्स द कंज्यूमर प्रेफर द बंडल विच हैज more of one commodity without compromising the other commodity। दो बंडल्स हैं, जैसे मान लो दो गुड्स हैं ए और बी, दो गुड्स हैं। एक बंडल है इसमें 10 ए है और 5 बी है, और एक बंडल है जहां पे 11 ए और 5 बी है। तो कंज्यूमर किसको पिक करेगा, इसको पिक करेगा। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस द अदर गुड्स। आपके पास दो गुड्स में से एक कम से कम ज्यादा होना चाहिए और दूसरा कम नहीं होना चाहिए। एक कम से कम ज्यादा होना चाहिए और दूसरा कम नहीं होना चाहिए। चलिए, ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू कोविड अ कंज्यूमर फाइंड्स द वेजिटेबल एंड सेलिंग वेजिटेबल कंज्यूमर फाइंड्स द वेजिटेबल वेंडर सेलिंग द वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट हैव रेज्ड द प्राइस। तो कोविड-19 में सब्जी वाले ने सब्जी के प्राइसेस बढ़ा दिए। देन द यूजुअल प्राइसेस, शी विल बाय डैश वेजिटेबल देन एज और हर यूजुअल डिमांड शोइंग द डिमांड ऑफ वेजिटेबल इज। देखो वेजिटेबल क्या है, नेसेसिटी। प्राइस के बढ़ने से क्या सब्जी खानी बंद कर देंगे, प्राइस के बढ़ने से क्या नमक खाना बंद कर देंगे, प्राइस के बढ़ने से क्या मेडिसिन खाना बंद कर देंगे, नहीं। तो आपकी सेम कंजम्पशन होगी क्योंकि इसकी डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक। सेम कंजम्पशन होगी क्योंकि इसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या बनेगा, सी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55।
इन द फिगर गिवन बिलो इफ डी डी इज द डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व है, एंड आर इज अ गिवन पॉइंट ऑन द, नीचे का जो शेडेड एरिया है वो क्या बताएगा? देखो डिमांड कर्व के अंदर का जो एरिया है ना वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल रेवेन्यू को। डिमांड कर्व के अंदर का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल रेवेन्यू को। ओपी आपके पास क्या है? प्राइस। ओपी प्राइस है, मान लो प्राइस है 15। ओक्यू आपकी क्वांटिटी है। अब जब पी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, पी को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। जब आप पी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। तो आपका जो एरिया अंडर द डिमांड कर्व होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है आपके टोटल रेवेन्यू को। ठीक है मालिक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिलेटेड टू, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे हो सकता है? इनकम के बेसिस पे भी हो सकता है, टाइम के बेसिस पे भी हो सकता है, साइज ऑफ परचेज के बेसिस पे भी हो सकता है। कम क्वांटिटी खरीदोगे तो ज्यादा प्राइस लगेगा, ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो कम प्राइस लगेगा, तो साइज ऑफ परचेज के बेसिस पे भी हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा आपके पास डी। ठीक है, चलिए सेक्युलर पीरियड क्या होता है? सर सेक्युलर पीरियड होता है वेरी लॉन्ग पीरियड। एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड, और एक होता है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? सेक्युलर पीरियड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एन इंडस्ट्री कंप्राइज ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर, एक इंडस्ट्री है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स हैं, प्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, सबके एक जैसे प्रोडक्ट है। तो ये कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन है। और परफेक्ट कंपटीशन को हम प्योर कंपटीशन भी बोल सकते हैं। तो आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकल कर आएगा? प्योर कंपटीशन। अगला आता है, कॉस्ट इनकर्ड विच हैज नो रिलेवेंस टू फ्यूचर प्लानिंग इज कॉल्ड। वो खर्चा जो हमने इनकर कर दिया है, वो खर्चा जो हमने इनकर कर दिया है जिसका फ्यूचर प्लानिंग पे कोई रिलेवेंस नहीं है, इसको बोलते हैं संक कॉस्ट। वो खर्चा जो हम पहले कर चुके हैं जिसका फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा राजा बेटा, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संक कॉस्ट। अगला पॉइंट आता है, बीइंग डैश यूटिलिटी वेरीज विद पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव। मेरे लिए यूटिलिटी अलग होगी, आपके लिए यूटिलिटी अलग होगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सब्जेक्टिव। यूटिलिटी हमेशा क्या होती है? सब्जेक्टिव। इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन क्या करती है? आपका वेरी करके चलती है। और इसी के साथ हम लोगों ने कवर कर लिया है हमारा इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। राइट है? हां जी सर, राइट है जी, राइट है। ओके सर, चलिए मेनली तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो हमने डिस्कस कर लिया। बीसीके के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उसमें सारे क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं आपके साथ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। चलो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एलएलपी। एलएलपी के बारे में क्या ट्रू नहीं है? क्या एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती? होती है। इनकॉर्पोरेशन इज नॉट मैंडेटरी लाइक द नॉर्मल पार्टनरशिप। सर ये गलत है। एलएलपी को क्या करना पड़ता है? सर एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है। एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन करना इज अ मैंडेटरी। तो यहां पे जो स्टेटमेंट गलत है ना, वो यही वाला गलत है। डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, ये सही है। हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें पार्टनरशिप फॉर्म के भी फीचर होते हैं और इसमें कंपनी के भी फीचर होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद अगला आता है चेंज ऑफ कस्टमर लाइकिंग फ्रॉम द ऑयली फूड्स। ऑयली फूड से अगर कंज्यूमर हेल्दी पैकेज फूड में शिफ्ट हो जाते हैं, ऑयली फूड से अगर कंज्यूमर हेल्दी पैकेज फूड में शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये किसको दर्शाता है? क्या ये ट्रेंड है? क्या ये इवेंट है? क्या ये इशू है? ये एक्सपेक्टेशन है? सर ये ट्रेंड है। बीच बीच में ट्रेंड आता है, लोगों को ना फिट होने का बुखार चढ़ता है। इसमें लोग क्या करते हैं सर? ऑयली फूड्स को छोड़ के, जंक फूड्स को छोड़ के हेल्दी फूड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये ट्रेंड आता है। जैसे अभी पीछे एक ट्रेंड आई थी, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि 12 घंटे तक कोई खाना मत खाओ। उससे पहले क्या चल रही थी? कीटो डाइट चल रही थी। उससे पहले क्या चल रहा था? वेगन। ठीक है ना, वेगन बनेंगे सर, हम वेगन बनेंगे, हम ना वो जो मिल्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो छोड़ देंगे। तो ये क्या होता है? ट्रेंड आता है हर चीज का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं राजा बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कायदे का क्वेश्चन है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये कहता है स्टॉक मार्केट वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज वेरी लो। ट्रांजैक्शंस जिसमें कम है,
दस द वोलेटिलिटी इन द मार्केट इज ह्यूज, क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल है, ट्रांजैक्शन कम है, इसलिए वो ज्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस, इसको बोलते हैं थिन मार्केट। थिन मार्केट में ट्रांजैक्शंस कम होते हैं और वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके मतलब का है, आ जाइए। A company is said to undergo dash when its assets are sold off piecemeal rather than one single operating entity. Rather than one single operate entity, मतलब piecemeal में आपकी asset बेची जा रही है। piecemeal में जब आपकी assets बिकती है ना, इसको बोलते हैं liquidation। कंपनी के रिस्पेक्ट में लिक्विडेशन बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म के रिस्पेक्ट में डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो जब आपके पास पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक एक करके असेट्स बेची जा रही हैं और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करा जा रहा है। एक एक करके असेट्स को बेचा जा रहा है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करा जा रहा है, इसको बोलते हैं आपका लिक्विडेशन। एक्विजिशन नहीं है, ये सिंगल ट्रांजेक्शन होता है। मर्जर नहीं है, सिंगल ट्रांजैक्शन होता है। सेल ऑफ नहीं है, सिंगल ट्रांजैक्शन होता है। लिक्विडेशन में ऐसा होता है कि एक एक करके आपकी असेट्स जो है बेटा वो बिकती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके मतलब का है। ठीक है, ठीक है। एक ये लप्पू सा क्वेश्चन है, एफडीआई कहां पर अलाउड नहीं है? हेल्थ केयर में अलाउड है, ऑनलाइन गेमिंग में अलाउड है, बेटिंग गैम्बलिंग में अलाउड नहीं है, एजुकेशन में अलाउड है, एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई जो है वो आपका अलाउड नहीं है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में जो आपके मतलब का है मैं करा दूं, आ जाइए, आ जाइए। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग बट वन ऑफ देम इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। तो पॉलिसी बनाना कलेक्टिव एफर्ट होता है। It can only be formulated in a mixed economic setup. It focuses on goal and result. तो पॉलिसी गोल और रिजल्ट पे फोकस करती है। It is always formulated with a positive intent. पॉलिसी का जो इंटेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। कोई भी नेगेटिव रिजल्ट के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाती। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है उसके पीछे कुछ पॉजिटिव आउटकम होता है, राइट? It can only be formulated in a mixed economic setup. मतलब कि अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो क्या वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी? अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो क्या वहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी? तो सर ये आपका गलत है कि पॉलिसी खाली मिक्स्ड इकोनॉमिक सेटअप में होती है। ये स्टेटमेंट आपके पास कतई गलत है, ठीक है। इसके बाद ये बेसिक सा क्वेश्चन है, रट्टे वाला है कि भाई एडा का कौन सा सेक्शन कहता है कि एडा की फंक्शन एंड इम्पार्ट ऑफ ड्यूटीज क्या होती है? ठीक है, तो सेक्शन नंबर है ये 14 है। तो बेसिक है, ये रट्टे वाली चीजें हैं, इस पे मैं दिमाग नहीं लगा रहा। हाँ, जब आप टोकन मनी देते हो किसी को अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन पे, जब आप किसी के साथ डील कर रहे हो, किसी को लैंड खरीद रहे हो आप और वो चाहते हो कि लैंड ये मेरा हो, किसी और के पास ना जाए, तो आप क्या करते हो? सेलर को टोकन मनी दे देते हो, होल्ड करवा लेते हो जगह। जब तक आप पेपर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करोगे, अपना बाकी फंड्स अरेंज करोगे, तब तक सेलर ये प्रॉपर्टी किसी और को ना बेचे, इसके लिए टोकन मनी दे देते हैं। एडवांस भी बोल देते हैं इसको, बयाना भी बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो इसका अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट मनी होता है। इसको बोलते हैं फाइनेंस की भाषा में, बिजनेस की भाषा में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो जब आप किसी को टोकन मनी देते हो अर्ली स्टेज ऑफ नेगोशिएशन में, ये एडवांस नहीं कहलाता, ये कहलाता है आपका अर्नेस्ट मनी। ठीक है मालिक? ओके 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 सर, ओके। अगला आता है, अगला आता है, नाबार्ड एज अ डेवलपमेंट बैंक इज कंसर्न्ड विद वेरियस सेगमेंट्स एक्सेप्ट। नाबार्ड क्या नहीं करता? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ मेन करता है, ट्राइबल डेवलपमेंट करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ वुमेन को भी हेल्प करता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं करता। वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग आपका नहीं करके चलता आपका 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 नाबार्ड। नाबार्ड का ये काम नहीं है, ठीक है मालिक? ये काम नाबार्ड का नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कायदे का है, आपके मतलब का है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 89। द करंट रिवर्स रेपो रेट इज 2.5%। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो रेपो रेट होता है ना वो रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है।
आरबीआई बैंक को कम इंटरेस्ट देती है और बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, तो रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा। रिवर्स रेपो रेट 2.5% है, 2.5% है। द डिफरेंस बिटवीन द रेपो एंड द रिवर्स रेपो रेट इज 250 बेसिस पॉइंट। 250 बेसिस पॉइंट का मतलब 2.5%। 250 बेसिस पॉइंट का मतलब 2.5%। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, 250 बेसिस पॉइंट 2.5% हो गया। तो कह रहा है कि रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में 2.5% का फर्क है, मतलब रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से 2.5% ज्यादा है, मतलब कि 5% है, मतलब कि 5% है। अब कहता है कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 150 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। 150 बेसिस पॉइंट मतलब 1.5% बढ़ा दिया, यानी कि रिवर्स रेपो रेट 4% हो गया। अगर 1.5% ये बढ़ गया, अगर 1.5% ये बढ़ गया तो ये कितने परसेंट हो गया? 4% हो गया। रेपो और रिवर्स रेपो में 2.5% का फर्क है, तो मतलब ये कितने परसेंट होगा? 6.5%। रिवर्स रेपो कितना होगा? सॉरी, रिवर्स रेपो अगर 4% है तो रेपो कितना होगा? 6.5%। रेपो में और रिवर्स रेपो में 2.5% का फर्क है, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? बी निकलेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाओ। रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, असेट ओनरशिप, लोकेशन कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है? रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, डेमोग्राफिक का, सोशियो कल्चर का, इकोनॉमिक का, टेक्नोलॉजिक का? सर ये डेमोग्राफिक एनवायरमेंट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? डेमोग्राफिक एनवायरमेंट का पार्ट है। तो ये आपका आंसर होगा रेस, एज, इनकम। किसकी बात हो गई? डेमोग्राफिक की बात हो गई। ठीक है मालिक। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि क्वेश्चन कोई ढंग के हैं जो बीसीके के अंदर इंस्टीट्यूट ने पूछे हैं, राइट। तो इसी के साथ ना हम लोग सेशन को ओवर करते हैं। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। एमटीपीस, पीवाईक्यूज, स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले जो हमने रिकॉर्डेड मैराथन आपको दिया है, उस मैराथन को जरूर से देखकर जाइएगा। और आपके पास मैंने 50 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो है बिजनेस वाली, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, उसका एक सेपरेट वीडियो ब्रह्मास्त्र में दिया था, उसको जरूर से देख के जाइएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, छा जाओ, लव यू ऑल, बाय बाय।